प्यारे बच्चों, आप सभी का ज़ीम क्लासेस चैनल पे स्वागत है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और अब हम लोग स्पीड पकड़ चुके हैं पढ़ने में। और पहला यूनिट यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का पहला यूनिट हमारा अब चल रहा है। सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। पहला चैप्टर हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट है। पहले चैप्टर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा गया। सेकंड चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है, जिसके अलग अलग टॉपिक हर रोज़ाना हम लोग एक एक टॉपिक देख रहे हैं। अलग अलग टॉपिक देखते हुए आज पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, पॉलिनेशन विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था जिसको देखा गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके, सो पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका। पिछला टॉपिक जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे पहुंच चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज आगे क्या होगा। पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे तो पहुंच गए, मगर सवाल ये है कि अगर मान लीजिए वो गुलाब का स्टिग्मा है और उस पर सनफ्लावर का पॉलन पहुंच गया तो क्या वो जर्मिनेट करेगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। या अगर वो जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा? तो ये सारे सवाल का जवाब देखने के लिए आज हम लोग अगला टॉपिक उठाते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें दो टॉपिक है, एक पॉलन और पिस्टिल के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, और एंजियोस्पर्म की एक खास प्रोसेस विच इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नंबर 1, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये पॉलन और पिस्टिल यानी स्टिग्मा के बीच का इंटरेक्शन है, जिसमें जो है ये चेक किया जाता है कि जो पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे बैठा है वो कंपैटिबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं वो किसी दूसरे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आके बैठ गया हो। तो ये सारी चेकिंग जो है यहाँ पर होती है। ये एक पूरी तरह से जो है जेनेटिकली गवर्न मैकेनिज्म है, जो कि कुछ जीन प्रोडक्ट्स हैं उसकी मदद से होती है, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके, सो जनरली पॉलिनेशन में जब पॉलिनेशन होता है तो स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन रिसीव करता है, मगर वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी के स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन हो सकता हो और भी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन हो। अगर वो पॉलन ग्रेन उसी के स्पीशीज़ के होंगे तो जर्मिनेट करेंगे, और अगर दूसरे स्पीशीज के होंगे तो जर्मिनेट नहीं करेंगे। ओके, सो ड्यूरिंग पॉलिनेशन स्टिग्मा कैन रिसीव पॉलन ऑफ इट्स ओन स्पीशीज और अदर स्पीशीज, दोनों के चांसेस हैं। ओके, हाँ, एक खास बात है कि जो अपने पॉलन हैं वो तो जर्मिनेट करेंगे, वो डेवलप करेंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे, लेकिन जो दूसरे स्पीशीज के पॉलन ग्रेन हैं वो डेवलप नहीं करेंगे, वो जर्मिनेशन उनका नहीं होगा। सो पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, ओनली राइट टाइप ऑफ पॉलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। ओके, जो सही होगा वो जर्मिनेट करेगा। अब ये होता कैसे है? बिकॉज पिस्टिल हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ पॉलन। पिस्टिल के पास पावर है, उसको कुदरत ने कुछ ऐसी क्षमता दिया है, उसके पास कुछ जीन्स हैं जो स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और वो प्रोडक्ट्स उसके सरफेस पे मौजूद होते हैं। साथ ही पॉलन जो है वो भी कुछ केमिकल सेक्रेट करता है। इन सारे केमिकल्स को रिकॉग्निशन फैक्टर्स कहा जाता है, जो एक स्पीशीज़ के ख़ास होते हैं। हर स्पीशीज़ के पॉलन और पिस्टिल के ख़ास होते हैं। उन सब की डिटेल आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे। तो okay, so pistil have the ability to recognize the type of pollen, whether it is compatible or incompatible। तो अगर compatible होगा तो germinate करेगा, incompatible होगा pollen तो germinate नहीं करेगा। Okay, the pollen pistil interaction is a genetically governed mechanism which occur with the help of certain gene products। कुछ products हैं जो बड़े क्लासेस में देखा जाएगा। तो ये है pollen pistil interaction। अगर जो है ये पॉलन कंपैटिबल है तो जर्मिनेट करेगा, सीधा सा मामला। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं कि पॉलन जो है वो कंपैटिबल है, तो अब क्या होगा अगर कंपैटिबल है? लेट्स सी। ओके, नाउ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब बनेगा। आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहले डायग्राम में पॉलन ग्रेन बैठा हुआ है, वहाँ लिखा भी है कंपैटिबल पॉलन स्टिग्मा पे बैठा है। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकल रहा है, उस ट्यूब के अंदर कुछ न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब बढ़ते हुए ओव्यूल के पास पहुंच गया है। ओके, सो
दिस ट्यूब इज पॉलन ट्यूब और इसका फॉर्मेशन जो है कंपैटिबिलिटी चेक के बाद होता है। ओके, इफ द पॉलन इज कंपैटिबल पॉलन ट्यूब विल बी फॉर्म्ड। अगर कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब बनेगा। अब सवाल ये पॉलन ट्यूब कौन बना रहा? आपको माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर याद होगा। माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर के अंदर एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। याद आया आपको? हाँ, इसमें एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और छोटा वाला जनरेटिव सेल होता है। ओके, सो द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल बल्जेस थ्रू द जर्म पोर। जर्म पोर से वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म बाहर आएगा और बाहर आने के बाद वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल बल्जेस थ्रू द जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। ओके, ये पॉलन ट्यूब हमेशा जर्म पोर से ही बाहर आता है। नाउ अगर आप पॉलन ट्यूब को देख रहे हैं तो पॉलन ट्यूब के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ट्यूब न्यूक्लियस है। ये बेसिकली ट्यूब न्यूक्लियस जो एपेक्स पे दिखाई दे रहा है ये वेजिटेटिव सेल का ही न्यूक्लियस है। यही ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ाता है, डेवलप कराता है और खुद डिजेनरेट होता चला जाता है। दूसरी तरफ इसके पीछे आपको दो मेल गैमीट दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों मेल गैमीट जेनरेटिव सेल से बने हैं। ये देखिए छोटा वाला ग्रीन रंग का जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल आगे जाकर के डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट बनाएगा और इन दो मेल गैमीट से आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, सो pollen tube at the apex contain the tube nucleus which is the nucleus of the vegetative cell. Behind the tube nucleus there are two male gametes. Okay, now pollen tube grows. देखिए आप pollen tube grow हो रहा है towards the ovule through style. style से होता हुआ नीचे बढ़ रहा है। और हाँ, एक खास बात, अगर किसी pollen grain में अगर खाली सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब बन रहा है तो ऐसे पॉलन ट्यूब को मोनोसाइफोनस कहा जाता है। ओके, और अगर किसी पॉलन ट्यूब में एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनेंगे, पॉलन ग्रेन में अगर बनते हैं किसी पॉलन ग्रेन से एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब तो ऐसे को पॉलीसाइफोनस कहा जाता है। एक काम किया जाए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को कुछ हाईलाइट कर दिया जाए। ओके, पॉलीसाइफोनस एंड मोनोसाइफोनस। तो इससे अब क्लियर हो रहा है कि अगर पॉलन ट्यूब से एक ही पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब बनेगा तो इट इज मोनोसाइफोनस, और अगर जो है एक से ज्यादा बनेगा पॉलन ट्यूब तो इट इज पॉलीसाइफोनस। बहरहाल जो भी है, मगर ये अब जो है पॉलन ट्यूब ओव्यूल के करीब पहुंच चुका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब ये ओव्यूल में एंटर कैसे करेगा। ओके, सो लेट्स सी। इसके एंट्री के लिए तीन रास्ते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, देयर आर 3 वेज। कौन कौन सा? नंबर 1 पोरोगेमी। अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है विच इज द मोस्ट कॉमन पाथवे, सबसे कॉमन मेथड यही है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल जो कि एक छेद है ओव्यूल में, इसके थ्रू अगर एंटर करता है देन दिस कंडीशन इज नोन एज पोरोगेमी। पोरोगेमी, व्हेन pollen tube enters the ovule through micropyle, this is known as porogamy. So this is the first condition which is the most common one. दूसरा, अगर pollen tube चैलेजा से चला जाए, जो कि बहुत कम होता है, it is rare मगर हो सकता है, तो अगर ये pollen tube चैलेजा से जाता है तो it is known as चैलेजोगेमी। pollen tube enters the ovule through not micropyle, it is चैलेजा। कुछ करेक्शन, यहाँ कुछ गलती हुई है मुझसे, so it is not micropyle but it is चैलेजा। ओके, तो हमने इसको करेक्ट कर लिया और इस गलती को ठीक कर लिया गया है। सो नाउ लेट अस चेक अगेन। सेकंड पॉइंट इज चैलेजोगेमी, पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू चैलेजा। तो अगर ये चैलेजा से होकर के जा रहा है पॉलन ट्यूब देन द कंडीशन इज नोन एज चैलेजोगेमी। ओके, नाउ द थर्ड, मीजोगेमी। अगर पॉलन ट्यूब या तो इंटेगुमेंट से जाए और या फ्यूनिकल की तरफ से जा रहा है तो इट इज नोन एज मीजोगेमी। इफ पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू फ्यूनिकुलस और द इंटेगुमेंट द कंडीशन इज नोन एज मीजोगेमी। सो ये 3 मेथड है पॉलन ट्यूब के ओव्यूल में एंट्री के। इन तीनों में सबसे कॉमन मेथड माइक्रोपाइल वाला ही है, बट अदर मेथड्स आर आल्सो फाउंड। ओके, सो इस तरह से पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगा, एंटर करके बर्स्ट करेगा, दोनों मेल गैमीट सामने आ जाएंगे। अब
आगे क्या होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दो मेल गैमीट आए हैं। ओके, नाउ वन ऑफ द मेल गैमीट, there is two type of two fertilization in angiosperms। कौन कौन से, वन इज syngamy, another is triple fusion। एक मेल गैमीट जाएगा और जाके एग से फ्यूज कर जाएगा। मेल गैमीट इज हैप्लॉइड, एग इज आल्सो हैप्लॉइड। फर्स्ट मेल गैमीट विल गो एंड फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। ओके, जाइगोट इज डिप्लॉयड। तो जाइगोट से अगर फ्यूज करता है तो दिस फ्यूजन इज नोन एज सिनगैमी। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहा जाएगा। जो दूसरा मेल गैमीट है, सेकंड मेल गैमीट, इट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में बीचों बीच में मौजूद है, टू पोलर न्यूक्लियाई, एंड दे विल फॉर्म पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, विच इज ट्रिप्लॉइड। तो चूंकि ये ट्रिप्लॉइड बन रहा है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रिपल फ्यूजन। सो देर आर टू फर्टिलाइजेशंस अकरिंग इन एंजियोस्पर्म, एक सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। चूंकि दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, सो इट इज नोन एज what is known as, it is known as double fertilization। Okay, so it is a characteristic feature of angiosperm। It involves two types of fusion, one is syngamy। Syngamy is the fusion of one male gamete with the egg cell to form zygote, whereas triple fusion is the fusion of second male gamete with two polar nuclei to form pen, primary endosperm nucleus which is triploid। Okay, zygote आगे जा करके एम्ब्रियो बनाएगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनाएंगे। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। तो नेचुरल सी बात है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो ज़रूर होगी। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म एक साथ बन रहे हैं। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म जो है ये एम्ब्रियो का खाना है, एम्ब्रियो का खाना एंडोस्पर्म बन रहा है। अब एम्ब्रियो पता नहीं उसको न्यूरिशमेंट प्रॉपर मिले ना मिले, इसलिए कुदरत ने एंडोस्पर्म बना दिया। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वायबल सीड। वाई, बिकॉज इट एंश्योर्स द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टुगेदर विद द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो इसी एंडोस्पर्म को खाएगा और खाने के बाद अपने प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करेगा। तो इसलिए कुदरत ने एम्ब्रियो के खाने का इंतजाम उसके साथ ही कर दिया है। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको याद होगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के के फर्टिलाइजेशन में और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये मैं सोच रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दूँ कि मैं आंसर बता ही दूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड। चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्म फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म्स एंड एंडोस्पर्म्स फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म्स। ये डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियोस में, आप इसका आंसर देखिएगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है, अब इसके बाद एम्ब्रियो बन चुका है और एंडोस्पर्म बन चुका है। आगे के वीडियोस में अब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे जो है वो जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे कि जाइगोट कैसे एम्ब्रियो बना रहा है, और पेन का डेवलपमेंट देखेंगे, पेन आगे कैसे जा करके एंडोस्पर्म बना रहा है। और जो भी आगे के प्रोसेस उसको कंप्लीट किया जाएगा। कभी कभार बोलने में कुछ ज़बान ऊपर नीचे हो जाती है जिसकी वजह से लिखा कुछ होता है, निकल कुछ जाता है। सो जहाँ भी ऐसी मिस्टेक्स हैं आप करेक्ट कीजिए, और कोशिश करता हूँ कि वीडियोस ज़्यादातर सही बने, बट कभी कभार हो जाता है। ओके, सो बाय।